टेस्ट कुछ नहीं आता है बच्चों का। आएगा इसमें। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। ग्रामर आपका एक बुक है, ऑक्सफोर्ड कैरेंट इंग्लिश ग्रामर, आर.के. सिन्हा का लिखा हुआ है। ये किताब इजी वे में उपलब्ध है, दुकानों में भी उपलब्ध है, और जो पुराने बच्चे हैं उनके पास भी है। हो सकता है आपके पास भी यह बुक हो। इसमें एक चैप्टर है छोटा सा। सबसे पहले हम छोटा चैप्टर से शुरू करते हैं। एम्फैटिक विथ डू डज डीड। एम्फैटिक विथ डू डज डीड। इस चैप्टर को आज हम लोग पढ़ते हैं। एम्फैटिक विथ डू डज डीड। एम्फैटिक का अर्थ होता है बलदायक या जोरदार। एम्फैटिक का अर्थ बलदायक या जोरदार होता है। अंग्रेजी के कुछ वाक्यों को हम एम्फैटिक बना सकते हैं। इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि अंग्रेजी के कुछ वाक्यों को हम एम्फैटिक बना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अंग्रेजी के सारे वाक्यों को एम्फैटिक नहीं बनाया जा सकता। एम्फैटिक बनाने के लिए कुछ नियम हैं। उन नियमों पर हम पहले बारी बारी से ध्यान देंगे। एम्फैटिक बनाने के निम्न नियम हैं। आप नोट करते जाएंगे। पहला नियम आपका है, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट डेफिनिट में हो तो वर्ब के पहले परंतु यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में रहे, तो वर्ब के पहले डीड का प्रयोग करें। ध्यान रखना है कि डू डज डीड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। V1 वर्ब 1, V1 का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में जाने से पहले इस रूल को हम लोग फिर से ध्यान से देखते हैं। यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो वर्ब के पहले हम डू डज का प्रयोग करते हैं।
परंतु यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में रहे तो वर्ब के पहले डीड का प्रयोग करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि डू लगाएं या डज लगाएं या डीड लगाएं, तीनों के बाद V1 यानी कि प्रेजेंट फॉर्म, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म का प्रयोग करें। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का एग्जाम्पल देते हैं, इसी में फिर पास्ट इंडेफिनिट का देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है जैसे आई राइट ए लेटर, आई राइट अ लेटर, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसको यदि हम इम्फैटिक बनाते हैं तो इम्फैटिक के रूप में या जब परिवर्तित होगा तो ये हो जाएगा आई डू राइट अ लेटर। दूसरा एग्जांपल, सर कहाँ गए? वी बाय अ कार। इम्फैटिक बनेगा वी डू बाय ए कार। थर्ड एग्जांपल लेते हैं, ही comes school daily। इम्फैटिक बनाएंगे तो ही डज, इसमें डज का प्रयोग हो जाएगा। चूंकि ये V5 है तो V5 वाले वाक्यों में हम डज का प्रयोग करेंगे और V5 को बदल देंगे V1 में। ही डज कम स्कूल डेली। एक और देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का V5 वाला एग्जांपल, शी सिंग्स अ सॉन्ग। इम्फैटिक बनाते हैं तो हो जाएगा शी डज सिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 उदाहरण, एक सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, 2 एग्जांपल इसका, और एक सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है तो वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु यदि V5 का प्रयोग हुआ हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो वर्ब के पहले डज का प्रयोग करते हैं और V5 बदल जाता है V1। इसी में एग्जांपल चलते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट का। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो वर्ब के पहले डीड का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल के लिए, दे बाउट अ बाइसाइकिल। ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो गया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम इम्फैटिक बनाते हैं तो वर्ब के पहले डीड का प्रयोग करना पड़ेगा। दे डिड बाय अ बाइसाइकिल। एक एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट का और देते हैं, शी sold her bangles। बैंगल्स मानी चूड़ियां होता है। शी sold her bangles, यहाँ सब्जेक्ट सी हो गया, sold V2 है, पास्ट इंडेफिनिट में हर बैंगल्स ऑब्जेक्ट। इसको इम्फैटिक बनाते हैं तो शी डिड
ये सोल्ड बदल जाएगा सेल में, यूर शी डिड सेल हर बैगर्स। इस तरह से एम्फैटिक बनाने का जो पहला रूल है आपका, वह केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का है। इस रूल के अनुसार हम केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों को एम्फैटिक में बदल सकते हैं, और इसके लिए हमको वर्ब के पहले डू डज डीड का प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य रहेगा तो डू डज का प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का रहेगा तो डीड का प्रयोग करेंगे। परंतु ध्यान यह रखना है कि डू डज डीड के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है, किसी दूसरे रूप का प्रयोग नहीं होता है। तो यदि यह पहला रूल सबके लिए क्लियर हो गया हो तो मैं दूसरे रूल पर जाऊंगा। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कुछ क्वेश्चन करना है तो इस रूल पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप इसको एग्जाम्पल के साथ उतार सकते हैं। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप उतार भी सकते हैं इसको अगले रूल पर जाने से पहले। दूसरे रूल पर चलें। हाँ, इसको मिटा रहे हैं दूसरा रूल लिखने के लिए। आपका लिखा गया? हम लोग अब दूसरे रूल पर चलते हैं कि एम्फैटिक और किस तरह के वाक्यों का एम्फैटिक बनाया जा सकता है। पहले रूल में हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट को देखा कि किस तरह से उसको एम्फैटिक में बदलते हैं। दूसरे रूल में वैसे वाक्य आएंगे जिसमें मूल क्रिया के रूप में हैव, हैज, हैड का प्रयोग हुआ। वैसे अंग्रेजी के वाक्य जिसमें मूल क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में हैव, हैज, हाइड का प्रयोग हो तो इन्हें एम्फैटिक में बदलने के लिए क्रमशः डू, हैव, डज, हैव, डीड, हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है कि डू, डज, डीड के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होगा।
हाइड या हाइड का नहीं होगा। हाइड या हाइड का नहीं होगा। इस रूल पर हम लोग फिर से ध्यान देते हैं। अंग्रेजी वाक्य के वैसे वाक्य जिसमें मूल क्रिया के रूप में यानी मेन वर्ब के रूप में हैव, हैज, हैड का प्रयोग हो तो इन्हें एम्फैटिक में बदलने के लिए क्रमशः का मतलब होता है जिस क्रम में यहां पर हमने लिखा है। पहले हैव लिखा है तो उसको एम्फैटिक बनाने के लिए डू हैव का प्रयोग करते हैं। दूसरे स्थान पर हैज है तो हैज वाले वाक्यों को एम्फैटिक बनाने के लिए डज हैव का प्रयोग करते हैं। तीसरे स्थान पर हैड है तो हैड वाले वाक्यों का एम्फैटिक बनाने के लिए डीड हैव का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है आपको कि इस तरह के वाक्यों को जब हम एम्फैटिक में बदलते हैं तो डू, डज, डीड के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होगा, हैड या हैड का नहीं होगा। यानी कि हैड, हैड गायब हो जाता है, लूप हो जाता है। उसके बदले में हैड रहने पर डज है और हैड रहने पर डीड है होता है। अगर ये रूल आपका क्लियर है तो एग्जांपल में हम चलें। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क एनी क्वेश्चन। I have a gun। एक वाक्य है आपका जिसमें मेन वर्ब हैव है, दूसरी कोई क्रिया नहीं है इसमें। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गया और अ गन हो गया ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दूसरी क्रिया नहीं है। अगर कोई दूसरी क्रिया हैव के बाद आता है तो इस रूल पर वो वाक्य नहीं आएगा। इसमें मेन वर्ब होना चाहिए हैव या हैड या हैड। अगर दूसरा कोई वर्ब हो गया तो उसका हम एम्फैटिक नहीं बना सकते। तो इसको अगर हम एम्फैटिक में परिवर्तित करते हैं तो ये हो जाएगा आई डू हैव अ गन। हैज वाला एक एग्जांपल देते हैं आपको। सी हैज बैंगल्स। सी सब्जेक्ट हो गया, हैज मेन वर्ब, बैंगल्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको जब हम एम्फैटिक में बनाएंगे तो सी डज हैव बैंगल्स। डज लगाने के बाद यह हैव परिवर्तित हो जाएगा हैव में। ये विशेष ध्यान देना है कि जहां एम्फैटिक आप बदलेंगे तो यह हैव, हैज, हैड, हैव तो नहीं बदलता है परंतु हैज और हैड बदल जाएगा। एक हैड वाला वाक्य देते हैं आपको। वी हैड many problems। We have many problems। यहां हैड वर्ब के रूप में आया है, मेन वर्ब के रूप में आया है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है। वी सब्जेक्ट, हैड वर्ब, मेनी प्रॉब्लम्स आपका ऑब्जेक्ट में चला गया। तो इसको जब एम्फैटिक में हम बदलेंगे तो वी डिड have many problems। क्लियर? और एक वाक्य का एग्जाम्पल। अगर क्लियर नहीं है तो एक फिर दे देते हैं एग्जाम्पल। हैव का एग्जाम्पल देखिए। यू हैव 2 cows।
यू हैव 2 cows। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए हैं एग्जाम्पल में उसी का है। इसको इम्फैटिक बनाते हैं तो यू डू हैव 2 cows। एक दूसरा जो एग्जाम्पल दिए हैं उसका फिर से एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ही हैज 4 friends। He had 4 friends। ये जो दूसरा एग्जाम्पल हम पहले दे चुके हैं उसी का ये एग्जाम्पल है। हैज को हम लोग डज हैव में बदले हैं। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। He does have 4 friends। इन द सेम वे देखो एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं। जो थर्ड एग्जाम्पल हमने दिया था हाइड का उसी का एक और एग्जाम्पल हम दे देते हैं। दे हाइड ए लॉट ऑफ मनी। दे हाइड ए लॉट ऑफ मनी। यहां हाइड जो एक 3 में हम लोगों ने जो एग्जाम्पल में बनाया है कि हाइड को जब हम इम्फैटिक में चेंज करते हैं तो डीड हैव हो जाता है। उसी प्रोसेस से इसको हम चेंज करते हैं। दे डीड हैव अ लॉट ऑफ मनी। दूसरा रूल एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम। इसके बाद अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो हम अगले रूल पर जाएंगे और नहीं तो फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। वैसे अंग्रेजी के वाक्य जिनमें मूल क्रिया यानी कि मेन वर्ब के रूप में हैव हैड हैड का प्रयोग हुआ हो तो इन्हें इम्फैटिक में बदलने के लिए क्रमशः डू हैव डज हैव डीड हैव का प्रयोग करें। ध्यान में यह रखना है कि डू डज डीड के बाद हमेशा हैव का प्रयोग होता है, हैड या हैड का नहीं होता है। एग्जाम्पल में हमने दिया है आई हैव अ गन, आई डू हैव अ गन। हैव में कोई परिवर्तन नहीं, इसके पहले डू लगा देते हैं। सी हैज बैंगल्स, सी डज हैव बैंगल्स। यहां हैज को बदले में डज का प्रयोग करेंगे और हैव में बदल जाएगा हैज। तीसरा है वी हैड मेनी प्रॉब्लम्स, तो हैड को जब इम्फैटिक में चेंज करेंगे तो डीड हैव हो जाएगा। वी डीड हैव मेनी प्रॉब्लम्स। अब यदि आपको कोई समस्या है दूसरे रूल पर तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? अब जिसको उतारना है उतार सकते हैं, 2 मिनट का समय आपके लिए इस रूल को उतारने के लिए। इम्फैटिक बनाने का थर्ड रूल है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जो वर्ब से शुरू होता है। वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का इम्फैटिक बनाया जा सकता है, जिसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। यदि दिया गया वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो, यदि दिया गया वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इम्फैटिक बनाने के लिए
लिए वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में डज या डीड का प्रयोग नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस का यह रूल है। इंपरेटिव सेंटेंस का विशेष रूप से आपको यह ध्यान रखना है कि इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसको, वैसे वाक्य जो वर्ब से शुरू होते हों उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को इंफैटिक में बदलने के लिए वर्ब के पहले हम केवल डू का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में डज और डीड का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या है और उसमें यह कैसे वर्ब से शुरू होता है, किस तरह से इंफैटिक में इसको आप बदलेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कम हियर। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। देखिए वर्ब से शुरू हो रहा है, कम से, कम एक वर्ब है, कम से शुरू हो रहा है। इसको हम इंफैटिक बनाते हैं तो केवल कम के पहले डू का प्रयोग करते हैं। डू कम हियर। दूसरा वाक्य लेते हैं गो देयर। देखिए ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब गो से शुरू हो रहा है। इसको इंफैटिक में जब चेंज करते हैं हम तो डू गो दियर। थर्ड एग्जांपल लेते हैं ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहां ब्रिंग वर्ब है, यह वाक्य वर्ब से शुरू हो रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस है। इसको इंफैटिक बनाते हैं तो हो जाएगा डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं प्लीज हेल्प मी। इस वाक्य को विशेष रूप से देखिए, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। इसमें प्लीज का प्रयोग हुआ है। वाक्य शुरू हो रहा है हेल्प मी से। प्लीज को हम लोग एक्स्ट्रा वर्ड मानते हैं, इसको वाक्य में कंसीडर नहीं किया जाता है। वर्ब है आपका हेल्प, तो हम डू का प्रयोग हेल्प के पहले करेंगे, न कि प्लीज के पहले करेंगे। इसको इंफैटिक बनाएंगे तो हो जाएगा प्लीज डू हेल्प मी। एक एग्जाम्पल और देते हैं, काइंडली गिव मी मनी। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, इसमें वर्ब से शुरू नहीं हुआ है, प्लीज से हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन काइंडली से शुरू हुआ है। तो प्लीज और काइंडली को हम लोग वाक्य का भाग नहीं मानते हैं। इसके बाद वाले शब्दों पर ध्यान दें आप। इसमें प्लीज के बाद हेल्प है और इसमें काइंडली के बाद गिव है। तो गिव मी मनी ये मेन वाक्य हो गया, इसमें एक काइंडली जोड़ा गया है रिक्वेस्ट करने के लिए। तो हम जब भी इंफैटिक बनाएंगे तो काइंडली के पहले डू का प्रयोग नहीं करेंगे, डू का प्रयोग गिव के पहले करेंगे। इसको इंफैटिक बनाने के लिए काइंडली
डू गिव मी मनी होगा। अगर किसी बच्चे ने डू काइंडली गिव मी मनी बना दिया तो गलत माना जाएगा, वो गलत हो जाएगा ग्रामर के अनुसार। उसी तरह से डू प्लीज हेल्प मी नहीं होगा, प्लीज डू हेल्प मी, काइंडली डू गिव मी मनी। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है वैसे अंग्रेजी के वाक्य जो वर्ब से शुरू हो। अगर वर्ब से शुरू होते हैं अंग्रेजी के वाक्य जो आपको इंफैटिक बनाने के लिए दिए गए हैं, तो आप वर्ब के पहले डू का प्रयोग करें। इसमें प्लीज और काइंडली का ध्यान रखना है कि अगर प्लीज और काइंडली लगा हुआ वाक्य आता है तो प्लीज और काइंडली को कंसीडर नहीं करना है आपको। इनके बाद जो शब्द आते हैं वर्ब है या नहीं ये ध्यान देना है। इनके बाद जो वर्ब आएंगे उसके पहले डू लगाना है। तो तीसरे रूप को हम फिर से रिपीट करते हैं। यदि आपको इंफैटिक बनाने के लिए दिया गया वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस हो तो इंफैटिक बनाने के लिए आप वर्ब के पहले केवल डू का प्रयोग करेंगे। ऐसे वाक्यों में डज या डिड का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने दिया है आपको कम हियर, देखिए कम से शुरू हो रहा है वाक्य, फिर से डू कम हियर, इंफैटिक बन गया आपका। गो देयर, देखिए वर्ब गो से शुरू हो रहा है वाक्य, डू गो देयर, इंफैटिक बन गया। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, देखिए ब्रिंग वर्ब से शुरू हो रहा है वाक्य, इंफैटिक बनाने के लिए डू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ये चौथा एग्जांपल आपका है प्लीज हेल्प मी। यहाँ वाक्य जो है प्लीज से शुरू हो रहा है, लेकिन प्लीज को हम लोग वाक्य का भाग न माने, हेल्प मी को माने। और हेल्प जो है वर्ब है, इसके पहले डू लगाएंगे, प्लीज के पहले नहीं लगाएंगे। प्लीज डू हेल्प। पांचवा में भी चौथा की तरह है काइंडली गिव मी मनी। काइंडली को हम वाक्य का भाग न मानते हुए गिव मी मनी से कंसीडर करेंगे और गिव वर्ब है, इसके पहले डू का प्रयोग करेंगे। काइंडली डू गिव मी मनी। थर्ड रूल क्लियर हो गया हो तो बोलिए, नहीं तो फिर समझाना हो तो बोलिए। थर्ड रूल को उतारने के लिए 2 मिनट का समय देते हैं आपको, आप थर्ड रूल उतार लें। ये 3 रूल आपका है और यही 3 रूल 1 मिनट खाली बोल देते हैं। यही 3 रूल इंफैटिक बनाने के लिए आते हैं। कल हम फिर लेंगे तो इसी में नॉन इंफैटिक बनाने के लिए बताएंगे और इंफैटिक वाले वाक्यों का हिंदी में क्या अर्थ होता है, इंफैटिक बनाने की क्यों आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। रूल 3 ही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इसमें आपका चैप्टर ग्रामर के बुक में दिया गया होगा, इंफैटिक करके निकालिए आप उसका चैप्टर ग्रामर में, और उसका जो एक्सरसाइज है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और जो प्रॉब्लम आएगा इंफैटिक बनाने में, कल आप क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हम बना रहे थे, हमसे नहीं बना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो हम यहाँ डील भी कर देंगे। ये रूल आपका समाप्त हो गया इंफैटिक बनाने का। केवल अर्थ हमको बताना है कि इंफैटिक वाले वाक्यों का अर्थ क्या होता है और इंफैटिक से पुनः वापस नॉन इंफैटिक में कैसे आते हैं। दोनों तरफ से आपको चलना है। इंफैटिक से नॉन इंफैटिक से इंफैटिक बनाए हैं, तो इंफैटिक वाले वाक्यों को नॉन इंफैटिक कैसे बनेंगे वो कल बताएंगे हम। रिटर्न वापस अपने जगह पर आएंगे, तो कल इसका अर्थ और इंफैटिक से नॉन इंफैटिक बनाने के रूल्स आज आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। नंबर नहीं याद है एक्सरसाइज का हमको बुक का, नहीं तो बता देते, मेरे पास बुक भी नहीं है। आप इंफैटिक विथ डू डज डिड चैप्टर निकालिए, ऑक्सफोर्ड कैरेंट इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आप इंफैटिक बनाने का चैप्टर दिया है, उसको आप सॉल्व करें कल, और जो प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन आप टिक लगा के रखेंगे, कल हम सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है।